ओके, ये पहली बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन के जो लेक्चर्स कवर करे थे, उन सब के अंदर बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे प्रॉपर, ठीक है, लाइव। और जो है क्वेश्चंस को हम लोग एक अलग तरीके से टैकल करते थे, ठीक है। बट काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैंने एक आपसे पोलिंग भी करवाई थी कि आप बताइए पोल करके कि क्या हम इसको पीडीएफ की तरह कवर करें या फिर हम ऐसे ही लाइव लेक्चर्स रखें। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ को, मतलब मेजॉरिटी जो थी वो पीडीएफ की तरफ थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी दिन इसके ऊपर काम किया और देखा कि यार कैसा लगेगा, ठीक है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक मॉडल मेरे को जो मिला है, जिसके थ्रू हम जो हमारे यूथ पब्लिकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग वाया पीडीएफ कवर कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ना सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये अभी तक जैसे बच्चे डिमांड करते थे कि सर जो भी आपने क्वेश्चंस कवर करे हैं उनका हमें ना पीडीएफ नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न था, लाइव लेक्चर्स होते थे, जैसे ही मैं कंट्रोल ई दबाता था सारा लेक्चर क्लीन होता था, और थोड़ा सा राइटिंग भी यार बहुत स्मूथ नहीं रहती थी। मतलब ऐसी नहीं रहती थी कि उसके मैं नोट्स आपको डिलीवर कर सकूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कर सकता। तो वहाँ पर हम लोग लाइव लेक्चर्स डील करते थे, लाइव में पढ़ाता था, जो भी चीज़ें होती थी वो डिलीट हो जाती थी, है ना। तो अब क्या हुआ है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया ये तरीका आजमा रहा हूँ। मतलब इट इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, आप लोग बताना मेरे को। मैं इस लेक्चर को डालने के बाद पोलिंग भी करवा लूँगा आपसे, आप मेरे को पोल में बताना कि ये जो मेथड है ये पुराने वाले मेथड से कैसा है। ये आपका पोल मैटर करेगा, बिकॉज जो भी हमारे सुपर प्राइम मेंबर्स हैं जो यूथ पब्लिकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। तो आप लोग का पोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आने वाले लेक्चर फिर हम उसी तरीके से प्लान करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने जो आज लेक्चर तैयार करा है आप लोग के लिए, ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगा, है ना। और भले ही इसको तैयार करने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम इस तरीके से मैं आपको एक प्लान करके दूंगा। बट ये रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो अलग ही मेंशन कर रखे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप अपना वोट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा इस टाइप का वीडियो। ये ज़्यादा बेहतर है कि जो नॉर्मली हम लोग डिटेल में कवर करते थे लाइव वाला, वो बेहतर था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस कवर करें। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल वीडियो, इस तरीके से तैयार करा है और इसको मैं पब्लिकली अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि सभी लोगों के व्यूज़ मुझे मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि हमें क्या करना है। एक मिनट में कलर जरा ना कुछ ऐसा ले लूँ जो दोनों पे काम कर जाएगा। आई थिंक रेड वन इज़ गुड वन, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें, जी इक्विवेलेंट को पता करना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जी इक्विवेलेंट पता करना है और ये सर्किट हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखोगे, ये जो सिंबल है यहाँ पर लिखा हुआ सीमेंस। तो सीमेंस जो होता है बेसिकली, ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दी कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो कि क्या होता है, रिवर्स होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आर में लिखा होता है और उसकी यूनिट होती है ओम्स। सीमेंस जो होता है वो लिखा होता है आपका जी के टर्म्स में कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है सीमेंस एस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कंडक्टेंस। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कंडक्टेंस दे रखा है, जी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूले में, ये पहले समझ में आ गया क्या पूछा गया है, ओके। अब जो कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं वो है कि जब भी हम लोग ना कंडक्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे तो वहाँ पर G1 प्लस G2 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इन्हें सीरीज में ऐड करेंगे तो G1 इंटू G2 अपॉन में G1 प्लस G2, मतलब जो 1/G1 प्लस 1/G2, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जो कि होगा 1/G इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, हमें रेजिस्टेंस के साथ इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद होगा जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो दैट इज इक्वल टू दी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। जी में जब हम कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सारी कहानी जस्ट उल्टी हो जाएगी। तो पैरेलल में जब कंडक्टेंस को जोड़ोगे तो वो सीरीज रेजिस्टेंस की तरह जुड़ेगा, और सीरीज में जब जोड़ोगे तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट है, इसके अंदर ये जो दो आप देख रहे हो कंडक्टेंस, ये कैसे हैं, ये हैं हमारे सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो इनका जो जी इक्विवेलेंट होगा डेट इज फॉलोइंग द पर्टिकुलर फार्मूला, सीरीज की तरह, मतलब प्लस में डायरेक्टली ऐड अप हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो 8 + 4 डेट इज 12 सीमेंस, ठीक है, 12s हो गया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, इन दोनों को देख लो, ये जो दो आप देख रहे हो ये दोनों कैसे हैं, ये सीरीज में है। तो अभी हमने बताया सीरीज में ये ऐड होंगे इन पैरेलल फॉर्म। तो सीरीज में जब इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पैरेलल 12। इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 + 12। तो 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 + 12 दैट इज 18 इक्वल टू 4s, ठीक है। तो अब अगर हम इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो सर्किट हमें कैसा मिलेगा,
कुछ इस तरीके का मिलेगा। ऊपर वाले दोनों को हमने जोड़ा था तो कितना आता है 12s आ गया। नाउ ये जो नीचे वाले हमने जोड़े थे इनको जोड़ के हमें कितना मिला, 4s मिला, तो यहाँ 4s बना दिया। अब ये बचा 2s, तो ये रहा 2s हमारा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसको मैं इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये दोनों जो हैं, अब ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में हम लोग डायरेक्टली ऐड अप करते हैं, तो 2 + 4 दैट इज 6s, ये आ गया, ठीक है। अब हमारा जो सर्किट बचा वो कितना बचा, ये वाला सर्किट बचा, यानी कि ये वाला 12s वाला सीरीज में 6s के साथ। अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये हमारे 1 करके ऐड होंगे, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल वाले ऐड होते थे वैसे ऐड होंगे। तो डेट इज 12 × 6 / 18, तो सिंपली 4s इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात है, 4s वाला। तो ये वाले रूल सिंपल से याद रखने हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस में होता था उसका उल्टा यहाँ पर कंडक्टेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर RMS वैल्यू दे रखी है, गिवन दे रखी IM/2, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, हाँ, एवरेज वैल्यू दे रखी है IM/π। तो ये दे रखी है RMS वैल्यू, ये दे रखी है एवरेज वैल्यू, हमें दोनों वैल्यू दे रखी है। फॉर्म फैक्टर हमें पता करना है कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन तुम करो, तो मैंने इसको 3 स्टेप प्रोसेस को बहुत बार अपने पुराने लेक्चर्स में भी कवर कर रखा है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1 गिवन नोट कर लो, नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है वो पता कर लो, एंड थर्ड स्टेप इनके बीच का एक लिंक पता कर लो, इनके बीच का कि कैसे हम एक सर्टेन फार्मूला या एक ऐसा लिंक जो हम इनके बीच में सेटल कर सकते हैं। तो लिंक या फार्मूला देखें तो सिंपल सा फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का, डेट इज RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा। अब गिवन में ऑलरेडी हमें दे रखा है RMS वैल्यू पता है कितनी, IM/2, एवरेज वैल्यू I/π, तो फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, IM से IM कैंसिल, π/2, π/2 इज द फॉर्म फैक्टर। अब देख लो भैया, तो π/2, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर दे रखा है, आई थिंक ये वाला कलर देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज एंड करंट जो है किसी भी सर्किट में, एक सर्किट है उसके अंदर फ्लो कर रहा है। वोल्टेज है VM एट द एंगल θV, करंट है IM एट द एंगल θI। कॉम्प्लेक्स पावर को हमें पता करना है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है डेट इज VM एट द एंगल θV, एंड करंट दे रखा है IM एट द एंगल θI। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। कॉम्प्लेक्स पावर हमें जो डिलीवर करेगा, हम डिलीवर करेंगे एलिमेंट को, वो हमें डिलीवर करना बताना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पावर डेट इज S। अब इसके लिए देखो गिवन पता चल गया, स्टेप 1 हो गया गिवन, स्टेप 2 हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब इनके बीच में एक लिंक एक हमें एस्टेब्लिश करना है फॉर्मूले से। तो लिंक क्या है, सिंपल सा लिंक है, जो हमारा एपरेंट पावर होता है डेट इज इक्वल टू दी VI एट दी VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। यानी कि वोल्टेज इंटू करंट और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई करंट है उसकी वैल्यू दे रखी 30 एट द एंगल 10 डिग्री, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लोगे तो वो कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट I का हो जाएगा 30 एट द एंगल -10 डिग्री। समझ में आ रही बात है। और अगर दे रखा है 30 + J12, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 - J12, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दे रखी है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहेंगे, तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। पोलर फॉर्म दे रखी है तो एंगल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म दे रखी है हमें, तो θI जो हम लोगों ने दे रखा था IM, वो θI की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का θI हम लोग का हो जाएगा। ये एक चेंज आएगा जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। बाकी एक बात और याद रखनी, ये वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों RMS फॉर्म में होंगे। मतलब अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखूँ तो S इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सही है। अब VRMS का हमें यहाँ पर V की वैल्यू दे रखी है VM थीटा, तो RMS वैल्यू जब हम रखने चलेंगे तो RMS वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2 होती है ना। तो यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू दी मैक्सिमम वैल्यू VM डिवाइड बाई √2। ऐसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू IM है, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, RMS डेट इज इक्वल टू दी मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। तो मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 इनको मल्टीप्लाई करा, वोल्टेज का एंगल θV लिख दिया, और करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो θI का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे डेट इज -θI, तो यहाँ पर -θI लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो VM IM आ गया, और √2 मल्टीप्लाई करोगे डेट इज 2, और थीटा जो होंगे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का जब एंगल हम प्रोडक्ट करेंगे डेट इज θV - θI, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए मैंने यहाँ पे रूल भी डाल दिया है, क्योंकि मैंने ये जो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि बच्चा किसी भी लेवल का हो उसके लिए ये लेक्चर आपको हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही बेसिक नहीं जानते हो, उनके लिए भी मैंने लेक्चर्स के अंदर
जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो डाल के रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम सबको पता है कि जब दो एंगल मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका वो मतलब एड अप होते हैं। तो θ1 इंटू θ2 अगर करोगे तो दे विल एड अप, θ1 प्लस θ2। और अगर इनको डिवाइड करोगे θ1 और θ2 को, तो दे विल डिफ्रेंशिएट, मतलब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगे, बस डिफ्रेंशिएट गलत वर्ड है, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो θ1 माइनस θ2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है θv प्लस θi, लेकिन θi क्या है, माइनस है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस का θi। ये एड अप हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि θi माइनस में, तो यहाँ लिख दिया डेट इज इक्वल टू दी एट द एंगल θv माइनस θi। ठीक है, तो ड्यूरिंग मल्टीप्लाई एंगल एड अप होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हो ऑप्शन कौन सा डी है, ये वाला, यही तो आ रहा है Vm/Im2 एट द एंगल θv माइनस θi। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन अगर आप देखोगे, ये इसको देखोगे तो ये गलत है, बिकॉज θi पहले है। ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ये वाला आंसर पता है कौन लोग टिक करेंगे, ये वो लोग टिक कर देंगे जो कि डायरेक्टली Vm की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि S इक्वल टू Vi कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो जानते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर V जो है वो RMS वैल्यू है, I RMS वैल्यू है। यानी कि अगर आप, इसीलिए मैंने देखो इसको स्पेशली हाईलाइट करा है, बोथ इन RMS वैल्यू। अगर ये लाइन मिस कर जाओगे तो V की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दोगे Vm, है ना, और I की वैल्यू डायरेक्टली Im रख दोगे, तो A वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। तो ध्यान रखना ये चीज़, दोनों की वैल्यू RMS में होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली। तो गिवन क्या है, हमें एक कर्व दे रखा है ये वाला, और फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वैल्यू को पता लगाना है कि इनमें से एवरेज वैल्यू कौन सी होगी। आप देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो गिवन, और यानी कि स्टेप 1 हमने कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, ना स्टेप 3 की फॉर्मूला या लिंक एस्टेब्लिश करना है। तो लिंक क्या है, सिंपली एवरेज वैल्यू में पता करनी है। तो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है किसी भी वेव के लिए, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द वेव इन वन पीरियड, यानी कि एक पूरे पीरियड में जो एरिया, फॉर एग्जांपल जैसे साइनसोइडल वेव है, तो इसका टाइम पीरियड पूरा कितना हुआ, ये हो गया, दैट इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उस, मतलब एरिया ऑफ द वेव इन वन पीरियड, ये पूरे पीरियड में इस वेव का एरिया डिवाइड बाई टोटल पीरियड कितना है, तो टोटल पीरियड कितना है t। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये है पूरी वेव, ठीक है, तो यानी कि इस पूरे वेव का एरिया इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू पाई, और इस पूरे वेव का एरिया, है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया देख लो, तो ये जो एरिया है ये कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल, राइट एंगल रेक्टेंगल का प्लस ट्राइंगल और एरिया का। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले डाल दिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कितना होता है, हाफ L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है, और अगर रेक्टेंगल है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, L इंटू बी, सिंपल यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का अगर एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें, सो डेट इज इक्वल टू दी कंप्लीट एरिया, कंप्लीट ये वाला पूरा एरिया डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड दैट इज पाई। तो एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 3 एरिया में बांट लेते हैं। तो एरिया 1 निकाल लेते हैं। तो एरिया 1 यानी कि ये वाला जो रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ L, लेंथ कितनी है FM, इंटू बेस कितना है डेट इज अल्फा, तो हाफ L इंटू बी हो गया। देन रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो FM हमारा हो गया यहाँ पर बेस, एंड सॉरी लेंथ हो गई हमारी, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया पाई माइनस अल्फा। जैसे अगर हमारे पास ये लाइन होती है, ये होता है 4 और ये होता है 2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 4 माइनस 2 कर लेते हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट जो है पाई माइनस अल्फा माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट दैट इज अल्फा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा इंटू FM। तो ये हो गया एरिया 2, 2 एरिया निकाल लिए, तीसरा और निकाल लेते हैं, थर्ड एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू हाफ L इंटू बी, तो लेंथ तो हमें पता है FM है, लेकिन ब्रेथ कितनी होगी, अगेन ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस ये वाले कोऑर्डिनेट, तो पाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब हम जब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कितना बचा, अल्फा बचा, तो डेट इज इक्वल टू दी हाफ FM अल्फा, तो हाफ FM अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये तीनों हमने एरिया निकाल ली, एरिया 3 निकल के आ गया। तो एवरेज वैल्यू जो कि टोटल एरिया होती है डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, तो एवरेज एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, अभी हमने ऊपर एरिया मार्क करा था। तो यहाँ पर हाफ FM इंटू अल्फा प्लस FM पाई माइनस 2 अल्फा प्लस हाफ FM अल्फा। अब इन दोनों को अगर हम एडअप करेंगे, हाफ इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, FM अल्फा हो जाएगा प्लस ये वाला एरिया दैट इज इक्वल टू दी FM पाई माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो FM कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो FM कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस पाई, अल्फा प्लस पाई माइनस 2 अल्फा। अब इन दोनों को माइनस कर लो, अल्फा और माइनस 2 अल्फा डेट इज इक्वल टू दी माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो भैया अगर हम इसको देखें तो FM पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अगर हम ध्यान से देखें दैट इज द एवरेज वैल्यू, तो ये ऑप्शन मिला लो, तो ये C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात है, सी यहाँ पर ऑप्शन मैच कर गया होगा। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ पर अब इसकी जो पीडीएफ है वो मैं 100% आपको सेंड कर दूंगा, बिकॉज इसकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। जो लाइव लेक्चर्स हम लोगों ने ले रखे हैं यार, उसकी पीडीएफ सेंड करने में बहुत दिक्कत की बात है, वो सेंड करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो आई होप, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज वही अल्टीमेट चीज़ है जो कि आगे के लेक्चर्स कंट्रोल करेगा। और वोटिंग भी हम कराएंगे दोबारा एक बार, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था, बहुत बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं पता होगा कि कैसा लगेगा। ये लेक्चर देखने के बाद उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो पुराने वाले लेक्चर से कंपेयर कर सकेंगे, है ना। इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको भी आप देख लेना, देन उसके बाद कंपेयर करके आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर V1 की वैल्यू दे रखी 25 एट द एंगल 0 डिग्री, V2 की वैल्यू दे रखी 10 एट द एंगल 36.87 वोल्ट। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमें इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, डेट इज इक्वल टू दी V1 प्लस V2, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान समझो, गिवन क्या है, V1 दे रखा है 25 एट द एंगल 0, V2 दे रखा है 10 एट द एंगल 36.87, और दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तीन बातें हमें गिवन में दे रखी हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, V डेट इज इक्वल टू द V1 प्लस V2, ये रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो फॉर्मूले क्या होते हैं। तो बेसिकली कभी भी अगर हमारे पास फेजर वेक्टर सम हमें करना हो जो कि पोलर फॉर्म में हो, जैसे V, ये क्या है, पोलर फॉर्म है, ये क्या है, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म क्या होती है, V एट द एंगल थीटा, ये जब भी हम लेते हैं तो ये पोलर फॉर्म में कहलाती है। वहीं पर अगर हम लेते हैं A प्लस JB, ये होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमें एडअप करना है। दो तरीके हैं, एक तरीका हमारे पास है कि हम क्या करें, इनको ओपन कर लें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में खोल लें, जैसे कि V एट द एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, V कॉस थीटा प्लस J V साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में खोल लिया। दूसरा क्या है, डायरेक्टली हम एडअप कर दें, तो VAB अगर हमें निकालना है, डेट इज इक्वल टू द VA का होल स्क्वायर VB का होल स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस इन दोनों के बीच का एंगल। जैसे ये 36 एट द एंगल 87 है, ये 0 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 36.87 डिग्री। तो वो हम यहाँ पर पुट कर दें कॉस, और उसका स्क्वायर रूट कर दें, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो आंसर निकल के आएगा, ये आएगा एक सर्टेन वैल्यू में। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, है ना, A प्लस जे बी, A प्लस जे बी, A प्लस जे बी, तो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि हमें ना क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि हमें जो ऑप्शंस हैं वो A प्लस जे बी यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखे हैं, तो भैया ये वाला फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको खोल लेते हैं। तो भाई हमें V1 पता है, V1 एट द एंगल 25 एट द एंगल 0, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ये तो 25 हो गया डायरेक्ट, कोई भी इसके अंदर इमेजिनरी टर्म नहीं है। लेकिन V2 जो है डेट इज इक्वल टू द 10 एट द एंगल 36.87, इसको खोलोगे तो 10 कॉस 36.87 प्लस J 10 साइन 36.87, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, V कॉस थीटा प्लस J V साइन थीटा, तो ये हमने खोल दिया। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दी भैया, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, डेट इज 0.8, और ये वैल्यू कितनी होगी 0.6। अगर कैलकुलेटर दे रखा है तो निकाल भी सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी JEE लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सब में ये वाली क्वेश्चन ना बहुत, ये वाली वैल्यू बहुत कॉमन है यार, तो इसको याद भी रख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये जो कॉस की और साइन की जो वैल्यूज़ हैं, इनको आप याद रख के चल सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये, टाइम भी बचाएगा तुम्हारा। तो नाउ V इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2 हो गया। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम एडअप कर लेते हैं, V1 प्लस V2, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो 25 लिख दिया यहाँ पर, V1 की वैल्यू 25, V2 की वैल्यू 10 इंटू 0.8 ये वाली वैल्यू प्लस J 10 इंटू 0.6 ये वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6। तो 25 प्लस 8 डेट इज 33 प्लस 6V। अब देख लो 33 प्लस 6V कितना हो गया, डेट इज योर D1 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो D1 यहाँ पर दे रखा है 33 प्लस 6V, ऑप्शन D इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छोटी सी मैंने स्लाइड तैयार करी थी 5-6 पेज की, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार आपसे व्यू ले लूँ, देन उसके बाद हम इसको 10 क्वेश्चन तक कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिपेंड ऑन द कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू करा गया है, बाकी आप लोग के फीडबैक देना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन दी एवरेज एंड दी इफेक्टिव वैल्यू, दोनों पता करनी है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, एवरेज वैल्यू पता करनी है, RMS वैल्यू। और गिवन क्या दे रखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा गिवन क्योंकि कुछ था नहीं, एक वेव फॉर्म दे रखी है, तो गिवन हमें वेव फॉर्म दे रखी है। तो अब देखो बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला स्क्वायर वेव के लिए, बेसिकली फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर वेव लिख देता हूं मैं। स्क्वायर वेव को अगर हम टारगेट करें तो
स्क्वायर वेव भी नहीं कहूँगा इसे, कह सकते हैं यूनिपोलर स्क्वायर वेव, केवल पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो ऐसे में एवरेज वैल्यू का तो फॉर्मूला सिंपल है, कोई भी वेव हो, एरिया ऑफ द स्क्वायर या एरिया ऑफ द दैट पर्टिकुलर वेव डिवाइड बाय द टाइम पीरियड, ये तो सिंपल है। आरएमएस वैल्यू में खेल है। आरएमएस वैल्यू अगर हम पूरी प्योर स्क्वायर वेव की बात करें, डेट इज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंपोनेंट और इक्वली डिस्प्लेस्ड हो, उसमें तो वैल्यू जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी मैम। तो आरएमएस इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द परफेक्ट आरएमएस फॉर द परफेक्ट स्क्वायर वेव। यानी कि अगर हमारी एक कंप्लीट स्क्वायर वेव होती तो उसमें आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू दी पीक वैल्यू पीएम हो जाता, कोई टेंशन नहीं थी। बट यहाँ पर परफेक्ट वेव नहीं है हमारे पास, एक कह सकते हैं हम लोग की शिफ्टेड या पोलर स्क्वायर वेव है। तो उस कंडीशन में आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनटू रूट डी। डी क्या है, ड्यूटी साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करता है। जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलरेडी आपको पता होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, वहाँ पर जब मैं आपको बताऊंगा तो ड्यूटी, जब चॉपर पढ़ेंगे तो ड्यूटी साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू यानी कि अगर हमारी एक इस तरीके से डिस्टर्ब्ड स्क्वायर वेव है, यानी कि पोलर स्क्वायर वेव है जिसमें नेगेटिव पोर्शन नहीं है, उस कंडीशन में जो आरएमएस वैल्यू होगी डेट इज इक्वल टू दी मैक्सिमम वैल्यू इनटू रूट डी। डी इज द ड्यूटी साइकिल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल होती है ऑन पीरियड कितना है, जितनी देर तुम्हारी साइकिल ऑन रही, डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड इज दी यहाँ तक का टाइम पीरियड हुआ टोटल, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो कितनी देर ऑन रहे डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, तो ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड दैट इज योर ड्यूटी साइकिल, है ना, ड्यूटी रेशियो हो गया। अब इसको जरा फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो भाई एवरेज वैल्यू, अब क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले एवरेज वैल्यू, एवरेज इज इक्वल टू दी एरिया डिवाइड बाई द टाइम पीरियड। ये तो पहले बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई, यहाँ पर एरिया और टाइम पीरियड हम निकालेंगे। एरिया देख लो कितना है भैया, एरिया अगर हम इसका निकालने चलेंगे तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ ये वाली जो है डेट इज योर 20, और ब्रेथ कितनी 0.1, तो 20 इंटू 0.1 एरिया हो गया। और टाइम पीरियड कितना है भैया, टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम पीरियड लिया जाएगा, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था एरिया ऑफ द स्क्वायर वेव फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, तो डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, तो वो कितना है 0.3। सॉल्व कर लो, 0.3 से 0.1 गया तो 1/3 हो गया, 20/3 डेट इज इक्वल टू द 6.67 वोल्ट। अब 6.67 तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आरएमएस हमें निकालना होगा। देखो हमेशा याद रखो, जब भी दो वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एक वैल्यू को जब निकाल लो तो एक बार चेक कर लो ऑप्शन में, हो सकता है भाई कि तुम्हारा एक ही में आंसर काम चल जाए, ठीक है। तो अभी तक तो ये हो गया भैया, एक से काम नहीं चलेगा, तो आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस हमारे पास जो है डेट इज इक्वल टू दी आरएमएस का भी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, है ना, कि अगर हमारे पास पोलर स्क्वायर वेव है तरीके से जिसमें केवल पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, तो आप देख सकते हो वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम वैल्यू इंटू रूट डी, ड्यूटी साइकिल का स्क्वायर रूट। तो ड्यूटी साइकिल हम निकाल लेते हैं। तो ड्यूटी साइकिल अगर ध्यान से देखोगे तो ऑन कितनी देर रहा है, टी ऑन डिवाइड बाई टोटल टी। ऑन कितनी देर रहा है 0.1 तक, तो 0.1 डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का 0.3, यानी कि 1/3, ये हो गई ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल आप देख सकते हो, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू दी 1/3। तो आर एम एस इक्वल टू पीक वैल्यू 20 इंटू रूट 1/3 डेट इज इक्वल टू दी। अब देखो इस 20 को अगर अंदर ले जाओगे, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, बहुत बेसिक है, लेकिन समझ लो अगर कोई भी वैल्यू लिखी होती है 20 एट द रूट 1, अगर इस 20 को मुझे रूट के अंदर ले जाना होता है तो स्क्वायर में जाता है, यानी कि 20 का स्क्वायर जाएगा अंदर, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू दी 400। तो वही चीज़ है, 20 को जब मैं इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर जाएगा अंदर, यानी कि 400। तभी तो बात वही आनी चाहिए ना, सेम आनी चाहिए, वही चीज़ है। तो 400 डिवाइड बाई 3 डेट इज इक्वल टू दी 133.3। अब ये अंदर क्यों ले गए, 1/3 को हम बाहर भी ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, बट ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको अंदर ही ले जाना पड़ेगा 20 को। तो 20 को अंदर लेगा भैया, 400 हो गया, 400 डिवाइड बाई 3 डेट इज 133.3 वोल्ट। तो अगर ऑप्शंस मिला लो तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आएगा ऑप्शन निकल के, देख लेते हैं ऑप्शन सी, ये रहा, ठीक है। समझ में आ रही बात है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 1-3 ज़्यादा है, थोड़ा आंखें खोल के काम करना पड़ेगा हम लोग को। तो डेट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी PDF नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, और आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। साथ ही साथ जो लोग सुपर प्राइम मेंबर हैं और उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पोलिंग करवा लूँगा, और जैसे आपके पोल का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर आगे के लेक्चर्स हम लोग करेंगे यूथ पब्लिकेशन के, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा, मेरे साथ एज़ पर माई ओपिनियन ये काफ़ी एक्यूरेट मेथड है, और इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप रिवाइज कर सकते हो आने वाले समय में,
दूसरी बात, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, तो जब रिवाइज करने चलोगे तो हो सकता है क्वेश्चन ना देखना हो, केवल फॉर्मूले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट देख के भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी बताना कैसा लगा। थैंक यू।